हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेजर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स एंड स्टार्ट डेट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट का मेजर क्या क्या स्कीम्स है, कब से शुरू हुई है, सिर्फ इतना ही नहीं जानेंगे, उसके थोड़ा बहुत डिटेल भी जान लेंगे जहाँ से एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आता है। और लास्ट में जाके हम एक स्लाइड डिस्कस करेंगे जहाँ पर इजी मेमोरी ट्रिक के साथ आप लोग को याद हो जाएगा कौन सा स्कीम कौन से ईयर में आया था। जिन लोग को बस ईयर याद रखना है और लास्ट में चले जाएं वीडियो का, वहाँ डायरेक्ट याद कर ले। और जिनको थोड़ा डिटेल में जानकारी लेना है वो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे, क्योंकि यहाँ पर डेट के अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कवर करेंगे जो कि सारे एग्जामिनेशन उसमें आते रहते हैं। जनरल स्टडीज जो क्वेश्चन है उसमें आते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला स्कीम देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये शुरुआत हुआ था 2015। देखो, ईयर ही हम लोग को ज्यादातर याद रखना है क्योंकि डेट तो क्या, क्योंकि यहाँ पर हम लगभग 21 स्कीम डिस्कस करेंगे अभी। तो काफी सारा स्कीम है, समझ ही रहे हो। तो इतना तो डेट याद रखना तो मुश्किल है। तो सन याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन तो सन से ही आएगा। ठीक है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 का स्कीम है, जिसमें इन लोग का क्या मकसद था वो हम देखेंगे कि क्या बोल रहा है। इट इज एन इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव लॉन्च इन 2015। और इसका मेन मकसद क्या था? चाइल्ड सेक्स रेशियो को घटाना। ठीक है। क्योंकि लोग जो क्या करते जा रहा था, लोग यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन वगैरह कर रहा था। और अ, जो गर्ल चाइल्ड है उसका जो प्रोपोर्शन है घटते जा रहा था। तो इसको रुकना बहुत जरूरी था। इसलिए चाइल्ड सेक्स रेशियो को घटाया जाए, इस ये सबसे मेन मुद्दा था। ठीक है, याद रखना, कभी कंफ्यूजन हो जाता है। चाइल्ड चाइल्ड सेक्स रेशियो को घटाना है कि बढ़ाना है। उद्देश्य क्या था? घटाना। ठीक है। और जेंडर इक्वलिटी, ठीक है, समझ रहे हो। इंश्योरिंग बर्थ प्रोटेक्शन एडुकेशन ऑफ गर्ल्स। उनका बर्थ, उनका मतलब बर्थ मतलब क्या है, एबॉर्शन ना हो। ठीक है। उनका प्रोटेक्शन, जन्म लेने के बाद उनका प्रोटेक्शन और उनका एडुकेशन सही से हो, इसलिए ये स्कीम लाया गया। ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है। मल्टी सेक्टरल इंटरवेंशन एनवायरमेंट ऑफ लॉज लाइक, ये सब जो लॉ है, ये क्या लॉ है? पीसीपीएनडीटी। इसका मतलब है प्री कॉन्सेप्शन प्री नाटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। मतलब प्री कॉन्सेप्शन मतलब क्या है? कॉन्सेप्शन से पहले ना, प्री नाटल मतलब बर्थ के पहले लोग जो सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहा था उसको रोकना चाहिए था। ये एक्ट के थ्रू एक बार देख, दो बार देख लेना, कभी काम आ सकता है। कि पीसीपीएनडीटी जो एक्ट था, इसके तहत लोगों ने, मतलब सरकार ने क्या चालू किया कि इसको आईन विरुद्ध किया कि आप सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं करते हो, नहीं कर सकते हो, प्री कॉन्सेप्शन या प्रीनाटल डायग्नोस्टिक नहीं कर सकते हो। प्रीनाटल मतलब क्या है? जन्म से पहले। ठीक है। अब देखो, फीमेल फेटिसाइड, फीमेल फेटिसाइड का मतलब क्या है? मतलब भ्रूण हत्या। फीमेल मतलब क्या? लड़की, लड़की वाला जो भ्रूण है, भ्रूण एम्ब्रायो, उनको हत्या नहीं कर सकते। फीमेल फेटिसाइड, फेटिसाइड मतलब क्या है? फेटिसाइड, फेटी मतलब फिटस प्लस साइड्स। जैसे पेस्टिसाइड, पेस्ट साइड मतलब कि कीड़ा को मारना। ऐसे फेटिसाइड, फेटी मतलब, फेटी कहाँ से आ रहा है? फेटस, फेटस मतलब क्या है? भ्रूण, भ्रूण हत्या। ठीक है। और क्या है? गर्ल्स का वेलफेयर करना था, एम्पावर करना था और उनको इक्वल सुविधा मिले, समाज में इक्वल सम्मान मिले, ये उद्देश्य था। तो ऑब्जेक्टिव फोकस क्या था? सेव द डॉटर। पहले तो डॉटर का, उसका फेटिसाइड ना हो, उसका पार्ट अच्छे से ये देखना। एडुकेट द डॉटर, बस जन्म दे के खत्म नहीं कर देना, एडुकेट भी करना है ना। उसको एडुकेशन मिले, उसको जानकारी मिले। और क्या उसके बाद देखो, एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट मतलब क्या है कि वो धीरे धीरे एडुकेशन के तहत से, एडुकेशन के माध्यम से उसको समझ आए क्या, मतलब क्या चल रहा है देश में, क्या नहीं, उनका क्या मतलब उनका भी इक्वल
इम्पोर्टेंस है समाज में, ये उनको पता चले, कभी वो मतलब इसमें ना जाए कि हम लड़की हैं, हम पीछे रह गए, ऐसी बात उनके दिमाग में ना आए। उनको भी समानता का भावना हो, ये एडुकेट करना है उनको। डिस्क्रिमिनेशन के डिस्क्रिमिनेशन का भावना, डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या है, भेदभाव का भावना कभी उनके दिमाग में ना आए। उनको एम्पावर्ड किया जाए, उनको इक्वल इक्वल राइट दिया जाए, ये सब मकसद था ये स्कीम का। 2015 में आया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी सरकार ने लाया था ये तो हम अभी जब 21 हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, तो तुम देखना ज्यादातर जो है ना, ये मोदी सरकार का जो स्कीम था 2015 में ही आया है। 2015 में लगभग आप देखोगे तो 9 स्कीम आया है, ठीक है। 2014 में देखोगे तो लगभग 5 स्कीम आया है, ठीक है। और 2016 में 4 स्कीम आया है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके 2016 के बाद स्कीम बहुत कम आते गया, फिर उसके बाद दो चार ही आया है। समझ रहे हो, जितना गवर्नमेंट पुराना होते जाता है स्कीम उतना कम घटते रहते हैं, ठीक है। ये तो जाहिर सी बात है, ठीक है। अभी उस सब के बारे में ज्यादा मत सोचना, लास्ट लास्ट का साइड में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, सुकन्या समृद्धि योजना, ये भी 2015 में ही आया था। ये अभी जो हम पढ़े हैं ना, बेटी बचाओ बेटी बेटी पढ़ाओ, उनका ही पार्ट है सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। एसएसवाई भी कहते हैं इसको शॉर्ट में। इसमें मेन मकसद क्या था, फिनेंशियल सिक्योरिटी, ठीक है। ताकि उनको पैसा का उनका अभाव ना हो, ठीक है। पैसा का कमी उनको ना पड़े, पैसा की कमी के चक्कर में उनको कभी एडुकेशन ना मिले, ऐसा ना हो, ठीक है। फिनेंशियल सिक्योरिटी फॉर द फ्यूचर ऑफ ए गर्ल चाइल्ड इन इंडिया बाय encouraging पेरेंट्स टू सेव फॉर देयर फॉर हायर एजुकेशन एंड मैरिज। मतलब इनमें इसमें पेरेंट को भी इनकरेज किया जाता है कि भाई आपका लड़की है, उसका हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा देना है, उनको शादी करानी है अच्छे से, तो आपने पैसा को जमा के रखो, ठीक है, उसको बचा के रखो। ये इनको भी अवेयरनेस दिलवा जाता है स्कीम के तहत। अब देखो, जैसे कि मैंने बताया, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ही पार्ट था, ठीक है। और इसमें क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट देखो नीचे क्या बोल रहा है, इस अलाउ पेरेंट्स टू ओपन एन अकाउंट फॉर ए गर्ल अंडर 10 years ओल्ड। मतलब 10 साल के नीचे जिस लड़की का उम्र है, उनके नाम में एक अकाउंट का पेरेंट्स खोल सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा, उसमें हाई इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। टैक्स बेनिफिट्स मिलेगा, मतलब एग्जेम्प्ट, यहाँ पर ट्रिपली कहते हैं एग्जेम्प्ट मतलब कि छूट, ठीक है। टैक्स वैक्स उनको नहीं भरना पड़ेगा, टैक्स का बेनिफिट उनको मिलेगा, ठीक है। उनको और क्या होगा, हाई इंटरेस्ट रेट हाई इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा, ठीक है। मतलब पैसा जमा के रखेगा तो जैसे हम लोग को जैसे नॉर्मल जैसे है, आम जनता को जैसा मिलता है, उससे थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट उनको दे दिया जाएगा, ताकि उनको पैसा जमाने में पैसा बचाने में इंटरेस्ट रहे। इसलिए हाई इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा उनको, टैक्स बेनिफिट देगा, टैक्स बस नहीं लिया जाएगा, एग्जामेशन मिलेगा, छूट मिलेगा। और क्या होगा, 21 साल का टेन्योर रहेगा। इसको 21 साल बाद वो जो बचा के रखा था पैसा, वो उसको मैच्योर हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा, ठीक है। पैसा उनको 21 साल बाद मिल जाएगा। लेकिन अकाउंट कब खोलनी है गाल का नाम है, 10 साल के नीचे, 10 साल के कम उम्र में अकाउंट खोल देनी है। ये कौन सा स्कीम हम डिस्कस किए, सुकन्या समृद्धि योजना। नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री जन धन योजना। जन धन मतलब जनता का धन, मतलब समझ रहे हो, कुछ फाइनेंस के बारे में डिस्कशन होगा यहाँ पर। यहाँ पर देखो मेन मकसद क्या था, फिनेंशियल इंक्लूजन। मतलब क्या है, जो भी लोग अनबैंक्ड एडल्ट है, मतलब कि एडल्ट है, मतलब उम्र तो 18 से ज्यादा हो गया, लेकिन लोगों के पास बैंक अनबैंक्ड है, उनके पास बैंक के अकाउंट ही नहीं है, ठीक है। तो उनको कम से कम एक बेसिक बैंक अकाउंट रहे, ये था इनका पर्पस। और क्या पर्पस था, जीरो बैलेंस अकाउंट। अब लोग जो है जिनका अकाउंट है, हम लोग को पता होगा कि भाई अकाउंट रखने के लिए बैंक में क्या होना पड़ता है, वहां पर कम से कम कुछ ना कुछ, या तो 500 ऐसा कुछ, या तो 1000, ऐसा मिनिमम एक अमाउंट होता है जितना तुमको देना पड़ेगा, तब जाके अकाउंट वहां पर बैंक में खुलेगा। नहीं तो उसके नीचे बैलेंस लेकर के तुम अकाउंट नहीं खोल सकते हो। यहाँ पर इनको क्या मिल गया, जीरो बैलेंस अकाउंट का फैसिलिटी। मतलब बैलेंस जीरो भी होगा तो भी वो अकाउंट खुल सकता है, ठीक है। नो इनिशियल बैलेंस विदाउट एनी मेंटेनेंस, उनको मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा।
अब डेबिट कार्ड भी मिलेगा, कौन सा, रुपए का। देखो रुपए को मैं अलग कर कलर करके रखा हूँ थोड़ा, ताकि दिमाग में रहे। रुपए डेबिट कर दिया गया, क्वेश्चन आ सकता है। जो डेबिट कार्ड कौन सा डेबिट कर दिया, हमें तो पता है डेबिट कार्ड कई तरह का होता है। रुपए होता है, उनमें से एक रुपया तो होता है ना, मास्टर कार्ड होता है। तो इन लोग को रुपए दिया गया, ठीक है, क्या दिया गया जी, रुपए। ये फ्री इंडिजिनस डेबिट कार्ड दिया गया, ठीक है, फ्री डेबिट कार्ड दिया गया उनके लिए। और क्या है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी दिया गया, ठीक है। एक तो डेबिट कार्ड इन लोग को दिया गया, उसके बाद इनको एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी दिया गया। अब देखो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब क्या है, अकाउंट होल्डर्स आर एलिजिबल फॉर एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अप टू ₹10,000 फॉर फाइनेंशियल नीड्स। कोई इसका काम कुम पड़ गया तो उनको 10,000 का फैसिलिटी भी मिलेगा, वो वहां से ले सकते हैं, ठीक है। अकाउंट होल्डर्स जो है वो ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं, 10,000 रुपया, कोई फाइनेंशियल काम कुम पड़ गया तो वहां से 10,000 पैसा भी ले सकते हैं। ये फैसिलिटीज भी उनको दिया गया, बहुत बड़ी, बहुत अच्छा स्कीम है ना ये। मतलब थोड़ा पीछे हुए जो है, थोड़ा जो बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, बैकवर्ड मतलब फिनेंशियली बैकवर्ड, थोड़ा अपना गरीब घर का लड़का है कोई, उसको कितना सुविधा इससे हो सकता है, देखो। लेकिन हालांकि हमारा देश में ज्यादातर लोग पता ही नहीं होगा कि ये भी स्कीम होता है, इससे भी सुविधा मिलता है, पता ही नहीं होता है। देखो फिनेंशियल सर्विस देखो क्या है, प्रोवाइड्स एक्सेस टू क्रेडिट, तुमको क्रेडिट मिल रहा है, 10,000 दे रहा है। रीएमिटेंस का प्रावधान मिल रहा है। इंश्योरेंस भी दिया जा रहा है, पहले ही बोला, एक्सीडेंट इंश्योरेंस देगा। पेंशन स्कीम तक देगा, ठीक है। अब आगे हम अटल पेंशन स्कीम पढ़ेंगे तब पता चलेगा कैसे कैसे हमारे देश में पेंशन स्कीम भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी पेंशन स्कीम हम लोग को देखने को मिल रहा है। डिजिटल एक्सेस देखो, ये क्या करेगा, अब उनके पास अकाउंट हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, सब कुछ है उनके पास, तो डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकता है ना जी। और क्या कर सकता है, मोबाइल बैंकिंग ऑन बेसिक फोन, छोटा मोटा भी फोन खरीद लेगा तो उसमें, जिसमें थोड़ा बहुत भी इंटरनेट इंटरनेट चलता होगा, उसमें उससे वो मोबाइल बैंकिंग कर सकता है। और क्या कर सकता है, डायरेक्ट बेनिफिट बेनिफिट ट्रांसफर कर सकता है, डीबीटी का सुविधा भी वो ले सकता है। उसके पास अकाउंट होगा तब ना वो डीबीटी डीबीटी का सुविधा लेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया प्रधानमंत्री जन धन योजना, धन से आप याद रखो कि ये भाई फाइनेंशियल स्कीम है। नेक्स्ट आ जाओ कौशल भारत मिशन, ये उतना पॉपुलर नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। 2014 में आया था, 2014 में कितना आया था स्कीम, 2014 में स्कीम आया था आपका 5 स्कीम आया था, जिसमें से एक है कौशल भारत मिशन। और इसका एक्चुअल नाम जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, एक्चुअल जिसका ऑफिशियल नाम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इट इज इंडिया फ्लैगशिप आउटकम बेस्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये इंपॉर्टेंट है कि इसका कौशल से आप समझ रहे हो ना, कौशल मतलब क्या, कुछ स्किल आप लोग को सिखाया दिया जाएगा, ताकि उस स्किल से माध्यम से आप कुछ कमा सको, आप अपने खुद के पैर में खड़े हो सको। तो ये देखो, आउटकम बेस्ड मतलब क्या, इसका तुमको डायरेक्ट सीखने को मिलेगा क्या, स्किल ट्रेनिंग देगा वहां पर, स्किल ट्रेनिंग तुमको दे देगा। डिजाइन टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग देगा, सर्टिफिकेशन भी देगा कि हाँ भाई इसको, ये जो लड़का है ये नाम का, इनको ये इनका ये उमुक का ट्रेनिंग लिया है, तो ये अ, फलाना का ट्रेनिंग लिया है, तो फलाना है तो ये नॉलेज इसके पास है, तो ये फलाना काम कर सकता है, तो इसको सर्टिफाई भी कर देगा, जो आगे आपका काम आएगा कहीं नौकरी नौकरी लेने में। तो क्या होगा, इंक्रीज देयर एम्प्लॉयबिलिटी, अब उस सर्टिफिकेट है उनके पास तो उनका एम्प्लॉय भी आराम से हो जाएगा वो। एनेबल देम टू अर्न, फिर वो कमा भी लेगा, उनका लाइफस्टाइल भी बढ़िया हो जाएगा, बेटर लाइवलीहुड भी मिल जाएगा। द स्कीम एम्स टू ब्रिज द स्किल गैप, क्योंकि कई लोग के पास पैसा उतना होता नहीं है, ट्रेनिंग नहीं कर पाते हैं, तो उसको स्किल नहीं डेवलप हो पाता है, ठीक है, तो वो पीछे रह जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा स्कीम है ये। एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करता है। और अल्टीमेटली जब लोग सीखेगा, गरीब गरीब आदमी जब स्किल सीखेगा, पैसा कमाएगा, तो अल्टीमेटली देश का डेवलपमेंट होगा, हमारा इंडिया का इकोनॉमिक जो है, इकोनॉमी जो है उसका अल्टीमेटली ग्रोथ होगा। आपको पता है हमारा भारत जो है अभी चौथा सबसे बड़ा इकोनॉमी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो रहा है और आगे बढ़ेगा भारत, ऐसे स्कीम हमारे साथ रहेगा तो। देखो मेक इन इंडिया,
बहुत बड़ी स्कीम है ये, बहुत चल रहा है, बहुत चर्चा में है अभी तक। ये है 2014 में आया था, ठीक है। कब आया था? 2014 में आया था। देखो इसका मतलब ये था, बहुत अच्छा है। ये मेक इन इंडिया का जो मोटिव है, ये कुछ गांधी जी से मिलता मिलता जुलता है। उस टाइम नहीं हुआ था कि मतलब हम ब्रिटिश का जो ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश या तो विदेश से जो भी चीज आता है उसको हम छोड़ेंगे। हम अपना भारत का जिन चीज तैयार करेंगे, और भारत का चीज तैयार करके उसी का इस्तेमाल करेंगे। विदेशों का चीज हम वर्जन करेंगे, हम छोड़ देंगे, हम यूज नहीं करेंगे। ऐसा एक मूवमेंट हुआ था। अब इतिहास में देखोगे, अभी इतिहास भी हम पैरेलली शुरू कर दिए हैं हमारा चैनल में। तो इतिहास जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह अभी डिस्कशन हो रहे हैं, उसमें भी ध्यान दीजिएगा। उधर भी चल रहा है, हिस्ट्री जियोग्राफी सब कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इतिहास में भी ऐसा हम लोग देखे हैं कि हम विदेशों का चीज को छोड़ने के लिए, और हमारा जो इंडिजिनस चीज है, भारत का जो चीज है, उसको उस भारत में ही मैन्युफैक्चर करके हम लोग यूज करेंगे। इसको बढ़ावा देने के लिए काफी सारा मूवमेंट इतिहास में हो चुके हैं, ठीक है। इसी का एक वही सोच का एक प्रतिफलन, रिफ्लेक्शन कह सकते हैं, यहाँ पर दर्शाता है मेक इन इंडिया स्कीम में, जो मोदी जी के द्वारा लाया गया था 2014 में, ठीक है। क्या था? ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, मतलब भारत को ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए कि वो दूसरे से इंपोर्ट नहीं करना पड़े, दूसरों को बना बना के देगा, ठीक है। बना बना के देगा, क्या करेगा? ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग। ग्लोबल जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसमें ये भाग लेगा। डिजाइन और भाग लेगा नहीं, भाग ले ही रहा है, लेते आ रहा है भारत, पीछे नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा। काफी चीज हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में और अच्छे से वो भाग ले सके, डिजाइनिंग में भाग ले सके, इनोवेशन हब बन जाए। यहीं पर से इनोवेशन होते हैं इंडिया में। लोगों का कॉपी नहीं, इनोवेशन करते हैं। इनोवेशन करने के लिए बढ़ावा दिया देने के लिए ये स्कीम लाया गया, ठीक है। और उसके लिए भारत सरकार इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो गया। और क्या किया? फोस्टरिंग इनोवेशन, फोस्टरिंग मतलब बढ़ावा देना इनोवेशन को, नए नई चीज लाने को बढ़ावा दिया गया, उसके लिए पैसा लगाया गया। स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, ताकि नया नया स्किल डेवलपमेंट हो, उसके लिए भारत सरकार क्या किया? इनकरेज किया। और बिल्डिंग वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि हम लोग जो तैयार करेंगे अपना देश में, वो वर्ल्ड क्लास होगा, वो ग्लोबल मार्केट में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगा। ऐसा सोच था हमारा ये मेक इन इंडिया स्कीम का, ये स्कीम करने के पीछे। अब देखो द कोर गोल्स क्या है? बूस्ट द मैन्युफैक्चर सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी, जो कि हम बात कर रहे हैं, क्रिएट सब्सटेंशियल जॉब। अब हमारा नए नए चीज हम तैयार करेंगे, नए नए चीज हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे, तो जाहिर सी बात है भाई, जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा। हम सेल्फ रिलायंस बनेंगे। सेल्फ रिलायंस मतलब क्या है? आत्मविश्वास, मतलब हम खुद पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। ये नहीं सोचना पड़ेगा फलाना देश से फलाना चीज आएगा तो हमारा चलेगा, नहीं नहीं, हम खुद अपने आप डिपेंडेंट हो जाएंगे, अपने पे डिपेंडेंट रहेंगे, किसी दूसरे देश के ऊपर हमारा डिपेंडेंसी नहीं रहेगा। और क्या होगा? इंटीग्रेट इंडिया इनटू ग्लोबल सप्लाई चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन में तो इंडिया भाग लेते आ रहे हैं, और अच्छे से भाग लेगा, क्योंकि नया नया इनोवेशन होगा, नया नया टेक्नोलॉजी आएगा, तो और अच्छे से ग्लोबल सप्लाई चेन में भाग लेगा। और क्या होगा? इनहांस्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आराम से भारत में बिजनेस चलेगा। पॉलिसी रिफॉर्म, पॉलिसी में भी सुधार लाया जाएगा, ताकि हमारा जो है अपना जो है भारत में मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइनिंग, इनोवेशन को बढ़ावा दे बढ़ावा दिया जाए। ये मेक इन इंडिया का बहुत बड़ी एम था, जो 2014 से चलते आ रहा है। अब ये तो सबको पता है, स्वच्छ भारत मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा 2 अक्टूबर 2014, ठीक है जी। तो क्या हुआ? 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर मतलब समझ रहे हो, गांधी बर्थडे। तो ये क्या था? ये देखो लास्ट वाला पॉइंट देखो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो था, महात्मा गांधी का 150 जो बर्थ एनिवर्सरी था। बर्थ एनिवर्सरी मतलब गांधी का कितना है? 2 अक्टूबर। तो 105th जो बर्थ एनिवर्सरी था उसमें 2 अक्टूबर में 2014 साल में
ये स्कीम लॉन्च किया मोदी जी ने। इनका मतलब ये था कि नेशन वाइड क्लीनलीनेस कैंपेन को लॉन्च किया जा सके, ठीक है, और इंडिया को क्लीन किया जाए और डिफेक्शन फ्री किया जाए। डिफेक्शन मतलब ये जो है ना, फिकेशन, फिकेशन जो टर्म आ रहा है फिकस से आ रहा है। फिकस मतलब क्या है? एक्सक्रीटा, मतलब एक्सक्रीटा मतलब क्या है? जो ह्यूमन वेस्ट होता है, ह्यूमन नहीं मतलब ह्यूमन एनिमल जो भी है, जो भी वेस्ट है उसको फिकस कहते हैं, फिकेशन। और उसको डी लग गया मतलब अपोजिट वर्ड बन गया। तो ऐसे जो वेस्ट है जो ह्यूमन एनिमल से आ रहा है, ऐसा ओपन, ओपनली जो, मतलब ये ओपन ना रहे, ठीक है, ओपन डीफिकेशन जो है ऐसा देखने को ना मिले, ठीक है। तो डिफिकेशन जो है ओपनली, मतलब उनको थोड़ा क्लीन किया जाए। ये स्वच्छ भारत का इनिशिएटिव या तो लक्ष्य था। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? ये देखो, बार बार इस चीज में फोकस करें, पॉइंट याद रखें। एलिमिनेटिंग ओपन डिफिकेशन, ठीक है। डिफिकेशन जो है ओपनली जो ह्यूमन एनिमल का जो एक्सक्रीटा वगैरह जो मतलब वातावरण में जो आ रहा था उसको एलिमिनेट किया जा सके। कैसे करेंगे? उसके लिए टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? इम्प्रूव सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, प्रमोशन एंड प्रोमोटिंग बिहेवियरल चेंज टुवर्ड हाइजीन। अब कितना भी तुम टॉयलेट बना लो, लोगों का आदत रहेगा बाहर ऐसे काम करने का, तो सुधरेगा नहीं। तो ह्यूमन अवेयरनेस प्रोग्राम करना बहुत जरूरी है। और क्या करना पड़ेगा? प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू सैनिटेशन, और लोगों को कोई रोक टोक नहीं होगा। जो भी पब्लिक टॉयलेट रहेगा इनमें सब कोई उसमें यूज कर सकता है, ठीक है। यूनिवर्सल एक्सेस टू सैनिटेशन बाय 2019, ये इनका एम था, बाय मीन्स ऑफ द स्कीम स्वच्छ भारत मिशन। अब देखो नेक्स्ट क्या आता है। हाँ, समय बचाए योजना, ठीक है, श्रम जयते योजना, ये भी 2014 में आया था। इसका बड़ा फंड क्या है, ऑफिशियल नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम जयते योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम आप लोग जानते होंगे, है ना? उन्हीं के नाम में ये योजना का निर्माण किया गया। क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव लॉन्च बाय इंडियन गवर्नमेंट अक्टूबर 2014, मतलब समझ रहे हो, 2014 का दूसरा 2 अक्टूबर है ना, वहां पर स्वच्छ भारत आ गया। और उसी महीने में मतलब बैक टू बैक मोदी जी उस टाइम स्कीम ला रहे थे। तो अक्टूबर 2014 में फिर एक स्कीम आ गया, जिसका नाम क्या है? श्रमेव जयते। क्यों? पर्पस क्या था? टू रिफॉर्म एंड इम्प्रूव लेबर लॉज एंड प्रोसेस। हाँ, समय बजे तो नाम से तुमको कुछ ना कुछ हिंट मिल ही जाता है। समय बजे तो मतलब समझ रहे हो, श्रम का बात चल रहा है, मतलब लेबर का कुछ होगा। ये देखो, लेबर इम्प्रूव करना था इनको, लेबर लॉज का, लेबर प्रोसेसेस का इम्प्रूव करना था। प्राइमरीली फोकसिंग ऑन मेकिंग द लीगल फ्रेमवर्क मोर इंडस्ट्री फ्रेंडली, मतलब कि इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो और बूस्टिंग स्किल डेवलपमेंट। और जो लेबर लोग हैं जो भी काम कर रहा है उनको स्किल का डेवलपमेंट हो, कम टाइम में ज्यादा वो काम कर कर उनको एफिशिएंसी बढ़े, ये सब स्किल डेवलपमेंट का पर्पस था श्रमिक जयते योजना का। देखो की कंपोनेंट क्या क्या था? श्रम सुविधा पोर्टल, एक पोर्टल खोल दिया गया, क्या नाम था उसका? श्रम सुविधा पोर्टल, ठीक है, फॉर ऑनलाइन कॉम्प्लियंस एंड ए लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसको शॉर्ट में LIN भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फुल फॉर्म क्या है? लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इस स्कीम के थ्रू हर लेबर को एक लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया गया और उनको श्रम सुविधा पोर्टल का सुविधाएं भी दे दिया गया है, ठीक है। और क्या किया गया? एक लेबर इंस्पेक्शन स्कीम चालू कर दिया गया, ठीक है, लेबर इंस्पेक्शन स्कीम। एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर फॉर प्रोविडेंट फंड, एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भी दे दिया गया ताकि वो प्रोविडेंट फंड में भी भाग ले सके। और क्या है? एप्रेंटिस अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना, जो सब्सिडाइज करेगा स्टाइफेंड फॉर अप्रेंटिसेस, ठीक है। जो अप्रेंटिस जो रहेगा उनको प्रोत्साहन देने के लिए क्या होगा? अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना भी इसके अंदर आया, ताकि उनका जो स्टाइफेंड है उसमें सब्सिडी मिले और उनको बढ़ावा दिया जा सके।
इसके लिए क्या है, अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना। तो मेन योजना का नाम क्या है, श्रमेव जयते योजना 2014। लेकिन इसके अंदर 3 चीज याद रखना है। पहली बात, श्रम सुविधा पोर्टल, एक पोर्टल का सुविधा दिया गया है, उसमें ये लोग क्या कर सकते हैं, अपना कंप्लेंट वगैरह जो भी है दे सकते हैं। दूसरी बात, लेबर इंस्पेक्शन स्कीम। तीसरी बात, अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना। देखो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है। अब मुद्रा से ये मत कंफ्यूज हो जाना कि भाई कुछ नया कॉइन वगैरह लाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ये मुद्रा योजना आया था 2015 में, ठीक है। पर्पस पहले ही लिख रखे हैं, क्या है, फिनेंशियल असिस्टेंस टू स्मॉल नॉन फार्म इनकम जनरेटिंग एंटरप्राइजेस। जो छोटा मोटा है, नॉन फार्म है, लेकिन थोड़ा बहुत इनकम कर रहा है, शुरू इनकम थोड़ा बहुत उनका होना शुरू किया है, थोड़ा बहुत इनकम करना शुरू किए हैं, उनको असिस्टेंस देने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, ऐसे मान लो कोई एंटरप्राइज है जो छोटा है, उनको फार्म भी ढंग का नहीं है, थोड़ा बहुत इनकम कर रहे हैं, उनको अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस दे दिया जाएगा तो वो अपना डेवलपमेंट नहीं करने कर लेगा, जरूर करेगा। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई ऐसे लोगों को, ऐसे एंटरप्राइज को क्या कर दिया जा सके, थोड़ा फाइनेंशियल असिस्टेंस दे दिया जाए ताकि वो डेवलप कर जाए। ठीक है, ये पर्पस था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसलिए मैं बोला मुद्रा से कंफ्यूज ज्यादा मत हो जाना। मुद्रा मतलब सीधी सीधी बात ये समझ लो, पैसा, मतलब पैसा देके किसी का हेल्प करना। किनको पैसा देके हेल्प करना, स्मॉल नॉन फार्म इनकम जनरेटेड एंटरप्राइज को। कितना लोन देंगे, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। 20 लाख, 20 लाख तक लोन ये दे देगा। और जिसमें सबसे बड़ी बात है, इनमें कोलेटरल फ्री। कोलेटरल तो समझ रहे हो, कुछ चीज बैंक नहीं ले लेते हैं, जैसे कोई कुछ लोन लिया तो उसके बदल में उसका कोलेटरल के तौर पे कोई एक जमीन रख दिया। गोल्ड लोन भी होता है, तुम गोल्ड दे दिए बैंक को, उसके गोल्ड को कोलेटरल के तौर पे वो लोग रख लिया, तो आपको लोन दे दिया। यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, तो बेचारा ऐसे ही गरीब है, कैसे भी करके इंटरप्राइज चला रहा है, तो थोड़ी ना उतना कोलेटरल देने के लिए उतना चीज रहेगा। तो ऐसे सोच के सरकार क्या क्या बोला, भाई ठीक है, 20 लाख का हम लोग लोन भी दे देंगे और उसमें कोलेटरल भी नहीं लगेगा। ठीक है। कौन एलिजिबल है, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो भी कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है, कुछ ट्रेडिंग कर रहा है, कुछ सर्विसेज दे रहा है, कुछ एक्टिविटीज कर रहा है, जैसे कि एग्रीकल्चर में, पोल्ट्री में, डायरी में, उनको ये सुविधा मिलेगा। टारगेट कौन कौन था, वही वही सेम ही है लगभग, कि जो माइक्रो स्मॉल एंटिटीज है, कुछ प्रोप्राइटरशिप कर रहा है, कुछ प्रोप्राइटर, कुछ फार्म छोटा मोटा कर रहा है, कुछ स्मॉल वेंडर है, कुछ रिपेयर सब है, कुछ आर्टिजन है। आर्टिजन मतलब समझ रहे हो, जैसे कि जो लोग मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, ये सब आर्टिजन वगैरह। और फूड प्रोसेसर, तो छोटा मोटा फूड प्रोसेस बेकरी वगैरह करते हैं। ठीक है। इनको इनको छोटे मोटे जो अपना खड़ा किए हैं एंटरप्राइज, उनको बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम था। पैसा कौन देगा, बैंक देगा, एनबीएफसी देगा, एमएफआई देगा। बैंक मतलब उसमें आ जाएगा, पब्लिक सेक्टर बैंक भी आ जाएगा, प्राइवेट सेक्टर बैंक भी आ जाएगा। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट बैंक, जैसे कि एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, ये सब। प्राइवेट सेक्टर बैंक भी हो जाएगा, रीजनल आरआरबी आप सुनते होंगे, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, वो भी इसमें पैसा दे देगा। और एनबीएफसी मतलब क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेंटर्स या कमिटी, ऐसा कुछ है, मतलब नॉन बैंकिंग, मतलब वो बैंक के अलावा जो भी फाइनेंशियल सेंटर वगैरह है, वो भी पैसा लेंडिंग में दे देते हैं। ठीक है। एमएफआई जो है, ठीक है, ये सब इनमें पैसा देगा, और ये लेंडिंग इंस्टीट्यूशन में ये सब आ जाएगा। ठीक है। अब आ जाओ उजाला योजना। देखो, पहले ही बता रहा हूँ, दो योजना है, ठीक है, एक है उजाला, एक है उज्ज्वला। कंफ्यूज मत होना। उजाला आया था 2015 में, ठीक है, लेकिन उज्ज्वला, UJJ, डबल जे जिसमें है, वो आएगा 2016 में। ठीक है। और उज्ज्वला योजना जो गैस वाला है, वो आप लोग काफी सुनते होंगे, ये उजाला आप लोग नहीं सुने होंगे। ठीक है। 2016 वाला जो उज्ज्वला है, जिसमें फ्री में गैस दिया जा रहा था, ये काफी काफी चर्चा में था, आप लोग तो सुने होंगे। वो अलग है, डबल जे वाला है वो 2016 में है, अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो है उजाला है, UJALA, ये 2015 में आता है। UJALA का मतलब क्या है, उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल लीड्स फॉर ऑल। अब उजाला से समझ रहे हो, कुछ उजाला का बात कर रहे हैं, मतलब कुछ बालबुल हो सकता है,
इससे तुम आइडिया लग जाए। उजाला मतलब कुछ ब्राइटनेस, मतलब कुछ बल्ब वगैरह। इनमें क्या था, फुल फॉर्म देख लो पहले। उन्नत ज्योति बाई एफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। इसका फुल फॉर्म है, क्या फुल फॉर्म है? उन्नत ज्योति बाई एफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव था इंडिया का। इनका मकसद ये था कि एनर्जी एफिशिएंट एलईडी बल्ब जो है उनका बढ़ावा दे जा सके। अब तुम बोले तो उससे क्या मतलब? हमारा हम एलईडी बल्ब नहीं जलाएंगे, नॉर्मल बल्ब जलाएंगे। हम बिल, इलेक्ट्रिक बिल ज्यादा आएगा वो हम भरेंगे, हम सोचेंगे सरकार का क्या। लेकिन भाई साहब, देश में ज्यादा एनर्जी हाउस होल्ड में कंज्यूम हो जाएगा तो देश का अल्टीमेट एनर्जी सोर्स में दिक्कत होगा ना। ऐसे ही जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है वो खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, अब उसमें अब ज्यादा पावर कंज्यूमिंग लाइट जला जला के खत्म कर दोगे तो ऊर्जा तो खत्म हो जाएगा, फिर देश में क्या होगा? ठीक है, और देश में और भी काफी चीजें चलते रहते हैं जिनमें एनर्जी, रेल वगैरह में कितना एनर्जी चाहिए होता है। अब घरवा में इतना बाल बाल जला जला के एनर्जी खत्म कर दोगे तो कैसे हो? तो इसलिए एनर्जी एफिशिएंट एलईडी बल्ब का प्रोत्साहन दिया गया भारत में। क्या हुआ, इसमें सब्सिडाइज रेट में दिया गया कि भाई हमको, हम कुछ भरपाई दे रहे हैं, कुछ सब्सिडी सब्सिडी दे देंगे, आप डोमेस्टिक हाउस में जो है एलईडी का इस्तेमाल करें। प्राइमरी गोल क्या था? रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, प्रमोट एफिशिएंट लाइटिंग, इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट। कि भाई एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट के तौर पे एलईडी बल्ब यूज करना शुरू कर दो। अभी तो एलईडी फैन फैन सब कुछ आ गया, एलईडी फैन वगैरह फ्रीज व्रीज सब आ गया। हालांकि इस योजना में लाइट के ऊपर फोकस किया गया था। कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन, एनवायरमेंट भी सही रहेगा। ठीक है, और कंट्रीज एनर्जी सिक्योरिटी भी सही रहेगा। एनर्जी का जो है और दूसरा कामों में अच्छे से एफिशिएंटली इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट आ जाओ, सुरक्षा बीमा योजना प्रधानमंत्री इसको पीएमएसबीवाई है, और इसका नाम से मिलता जुलता एक और स्कीम है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये है पीएमएसबीवाई। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। देखो मेरे सामने क्या होगा, कई बार डायरेक्ट ऐसे बोल देगा पीएमएसबीवाई, अब कंफ्यूजन हो जाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा ध्यान दो। पीएमएसबीवाई मतलब पीएम, मतलब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये भी कब आया था? 2015 में। ठीक है, क्या क्या होगा देखो, इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलेगा। ये बीमा तुम कर लोगे तो क्या होगा, कभी मौत हो गया, कहीं कुछ डिसेबिलिटी हो गया ड्यू टू एक्सीडेंट, तो तुमको क्या मिलेगा? इंश्योरेंस मिलेगा। ठीक है, इंश्योरेंस कब मिलेगा? जब कोई डेथ हो गया, एक्सीडेंट की वजह से मर गया, या एक्सीडेंट की वजह से कोई डिसेबिलिटी हो गया, मतलब मान लो कोई पैरालाइज हो गया, मान लो किसी का टांग टूट गया, तो तब उनको क्या होगा, क्या मिलेगा? उनको कवरेज मिलेगा, उनको क्या मिलेगा? इंश्योरेंस मिलेगा। अब इसको एनुअली रिन्यूअल करना पड़ेगा। वैसे जैसे मान लो, मतलब ये क्या है, 1 साल के लिए ये सब वैलिड रहेगा, फिर तुमको दोबारा रिन्यूएबल कराना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस में नहीं होता है, हर साल रिन्यू रिन्यू कराना पड़ता है। जिन लोग ईडब्ल्यूएस है जिनके पास, वो लोग समझते होंगे, है ना, हर साल रिन्यूअल कराना पड़ता है ना जी। तो ये एक एक साल का इनका टेन्योर होता है। अब क्या होगा, हर साल इसको रिन्यू करना पड़ेगा। अब ऑटो डेबिट वो खुद ब खुद कर लेगा। तुम्हारा जो अकाउंट है, तुम्हारा जो सब्सक्राइबर जो बैंक अकाउंट है, वो खुद ब खुद ऑटो डेबिट कर लेगा। ठीक है, एनुअल प्रीमियम जो है। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन इसमें कर सकता है? कोई भी हो जिसका 18 से 70 साल तक, जिसका उम्र 70 भी है तो वो भी कर सकता है। ठीक है, अब तुम बोलोगे 70 साल का बुढ़ा है, वो तो ऐसे ही मरेगा, उसको इंश्योरेंस दिया जाएगा, बेवकूफ है क्या गवर्नमेंट? अरे भाई, ये कोई नॉर्मल मौत होगा तब थोड़ी ना मिलेगा, ये एक्सीडेंट होगा तब ना मिलेगा। जैसे मान लो 70 साल का बुढ़ा है, तो उसको हार्ट अटैक आके वो मर गया, या डायबिटीज था तो मर गया, तो थोड़ी ना मिलेगा। एक्सीडेंट होगा तब ना मिलेगा। अब एक्सीडेंट को 70 साल का बुढ़ा का भी हो सकता है, 18 साल का जवान को भी हो सकता है, उसमें क्या है? इसलिए सरकार देखो क्या क्या रेंज काफी बड़ा रखा है। और ये इसमें सरकार का फायदा भी होगा। 70 साल वाला बुढ़ा जिसका 65 साल है वो भी करेगा ये स्कीम, तो देखो कभी क्या मर मुर गया तो मिलेगा फैमिली फैमिली को, तो सरकार का फायदा होगा ना जी। तो इसलिए उम्र देखो इसमें कितना रखा गया, 18 से 70। कवरेज अमाउंट देखो, 2 लाख मिलेगा, 1 लाख मिलेगा, एकदम आपका मतलब शरीर का क्या क्या है, कौन कौन सा हिस्से का कितना कितना प्राइस है, एकदम क्लियर कर रखी है यहाँ पर देखो। कवरेज अमाउंट कैसे, 2 लाख मिलेगा,
अगर आपका मौत हो गया तो भी 2 लाख मिलेगा। या मान लो दोनों आंख तुम्हारा लॉस हो गया, दोनों आंख खत्म हो गया, तो 2 लाख मिलेगा। बोथ दोनों हाथ टूट गया, 2 लाख मिलेगा। दोनों पैर टूट गया, 2 लाख मिलेगा। अब कोई कोई मान लो आए, बोला कि भाई मेरा एक आंख खराब खराब हुआ है और एक पैर खराब हुआ है, तो मेरा क्या होगा? तो ठीक है, तो क्या बोल दिया है उन्होंने? क्या बोला था? दोनों हाथ दोनों आंख खराब होगा तो 2 लाख मिलेंगे, दोनों पैर खराब होगा तो 2 लाख मिलेंगे। अब तुम्हारा एक आंख खराब हुआ मतलब 1 लाख मिलेगा, और उसके साथ तुम्हारा एक पैर मतलब तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, एक आंख खराब हो गया, एक पैर खराब हो गया, एक पैर, एक टांग मान लो कुछ हो गया, लॉस हो गया, और एक आंख मतलब लॉस हो गया। तो तुमको कितना मिलेगा? एक आंख है, दो आंख होता तो दो मिलता, एक में मिलेगा 1 लाख। और एक दो पैर लॉस होता तो 2 लाख मिलता। एक हुआ है तो 1 लाख, तो एक एक दो, तुमको भी 2 लाख मिलेगा। ऐसे हिसाब कर दिया। इसको पढ़ो तो पढ़ोगे तो पता चलेगा। अब कोई एक आंख का किसी का साइट मतलब एक आंख में दृष्टि जो है वो खराब हो गया तो 1 लाख मिलेगा। ठीक है। और एक ही हाथ खराब हुआ है तो 1 लाख मिलेगा। एक ही पैर खराब हुआ एक्सीडेंट की वजह से तो 1 लाख मिलेगा। ये है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अब नेक्स्ट देखो। हाँ, ये है जेजेबीवाई। ठीक है, पीएम जेजेबीवाई। ठीक है, वो भी बीमा योजना था, ये भी बीमा योजना है। वो भी 2015 में आया था, ये भी 2015 में आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या था, सुरक्षा बीमा योजना था, तो मतलब एक्सीडेंट से रिलेटेड था। यहाँ पर आ जाएगा जीवन ज्योति बीमा योजना। और पीएम देखो यहाँ पर जेजेबीवाई, डबल जे आ गया तो समझ जाना जीवन ज्योति मतलब एक्सीडेंट नहीं है। क्या है फिर? देखो यहाँ पर जो है लगभग अमाउंट सेम दिया जा रहा है। इसमें क्या है एक्चुअली जो है लाइफ इंश्योरेंस, जीवन ज्योति, जीवन से आप समझ रहे हो, जीवन मतलब लाइफ, लाइफ से लाइफ इंश्योरेंस। तो क्या है ये? लाइफ इंश्योरेंस है। ये भी 1 साल का है, वो भी 1 साल का था। ये भी रिन्यू एक हर साल रिन्यूएबल करना पड़ेगा, वो भी हर साल रिन्यूएबल करना पड़ रहा था। ठीक है। फॉर डेथ ड्यू टू एनी कॉज, यहाँ पर देखो, जब हम बात कर रहे थे सुरक्षा बीमा योजना पे, वहां पर तुम्हारा तुमको तभी मिलेगा जब तुम एक्सीडेंट से तुम्हारा कुछ होगा। यहाँ पर कैसे भी मर गया, कोई डायबिटीज से मर गया, कोई कुछ किसी का बीमारी हो गया मर गया, कैसे भी अगर मर गया, जरूरी नहीं एक्सीडेंट होना पड़ेगा। कुछ भी कारण से मौत हो गया तो तुमको इंश्योरेंस मिलेगा। इसलिए साल देखो 18 से 50 कर दिया, क्योंकि सरकार को पता है भाई 70 कर देंगे तो बुढ़ा लोग है ऐसे ही मरेगा तो हमारा नुकसान हो जाएगा, तो 50 से ऊपर हम नहीं देंगे। वहां पर 18 से 70 था, यहाँ पर 18 से 50 हो गया। ठीक है। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पर जो है ये लोग क्या कर रहा है, कोई से भी कैसे भी मौत हो रहा है उनको ये फायदा मिल रहा है। सेम अमाउंट 2 लाख दिया जा रहा है। और यहाँ पर एनुअल प्रीमियम हर साल में कितना प्रीमियम देना पड़ता है? 436। ठीक है, हर साल में जो प्रीमियम देना पड़ता है 436। द स्कीम इज अवेलेबल टू सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स, सेविंग अकाउंट होना चाहिए और 18 से 50 साल होगा तो तुम इसके लिए एलिजिबल हो। बैंक या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से तुम इसको अवेल कर सकते हैं। प्रीमियम ऑटो डेबिटेड है, वहां पर भी सेम था, ऑटो डेबिट हो रहा था। हर साल वो खुद खुद ब खुद अपना अकाउंट से ले रहा था। सब्सक्राइबर जो है उसके अकाउंट से हर साल ले रहा था। यहाँ पर भी ऑटो डेबिट हो जाएगा सब्सक्राइबर के अकाउंट से। और एनरोलमेंट कैसे करोगे? ज्यादा कुछ नहीं चाहिए एनरोलमेंट के लिए, बेसिक किया ही चाहिए होगा। और फिर मैं आधार का इस्तेमाल करके भी तो इसका ये योजना का सुविधा ले सकते हो। हाँ, अब देखो अटल पेंशन योजना है, ये बहुत फेमस योजना है, 2015 से है। 2015 से अ, अभी चलते आ रहा है। ये अटल पेंशन योजना भले ही इसका नाम है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरुआत नहीं किया था इसका, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, हालांकि ये भी बीजेपी का था। अभी हमारा सरकार 2011 के बाद जो मोदी जी ने आया वो भी बीजेपी का है, तो उनको सम्मान के लिए अटल पेंशन योजना नाम रख दिया, नाम दे दिया। 2015 से चल रहा है स्कीम। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट बैक पेंशन, इस पेंशन स्कीम पता ही चल रहा है। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो थोड़ा मतलब समझ रहे हो मतलब थोड़ा पीछे है, थोड़ा बैकवर्ड है, अभी उतना डेवलपमेंट नहीं कर पाए हैं, ऐसे सेक्टर में इनको इनका मतलब
ऐसे सेक्टर को दिमाग में रखते हुए ये योजना चालू किया गया। इसमें क्या है, मंथली गारंटेड मिनिमम पेंशन ऑफ 1000 to 5000 आफ्टर द एज ऑफ 60। इसमें क्या करेगा, जो बैकवर्ड थोड़ा है, बैकवर्ड सेक्टर है, उनमें क्या रहता था, बुढ़ा हो जाता था, उन लोग को देखने वाले नहीं रहता था, फिर वो खा नहीं पाता था, पी नहीं पाता, कहाँ से पैसा मिलेगा, एक तो बैकवर्ड क्लास है, ऊपर से बुढ़ा हो गया, अब उनको बहुत परेशानी होता था। तो ये बहुत अच्छा योजना लाया गया कि भाई जो भी बैकवर्ड सेक्टर है, जो भी उतना खुद को डेवलप नहीं कर पाए हैं, उसका एज जब 60 से ज्यादा हो जाएगा तो हम पेंशन दे देंगे। कितना दे देंगे, हर महीने दे देंगे, 1000 से लेकर के 5000 के बीच में दे देंगे। ठीक है। और उसका स्पाउस भी, स्पाउस मतलब क्या है, कोई बुढ़ा है तो उसका बीवी, कोई बुढ़ी है तो उसका हस्बैंड, स्पाउस। स्पाउस को स्पाउस भी उसमें एंटाइटल रहता था, और वो भी सेम बेनिफिट जो जो उनका जो हस्बैंड या वाइफ जितना मिल रहा था, उनका मौत होने हो जाने के बाद उनको उतना ही मिलेगा। जैसे कोई बुढ़ा या बुढ़ी, वो, उसका मौत हो गया, तो उसका जो स्पाउस होगा, मतलब समझ रहे हो ना, तो उसको भी कितना मिलेगा, सेम मिलेगा। ऐसे नहीं, जब हम नॉर्मल जो गवर्नमेंट जॉब में जो पेंशन मिलता है, जब आदमी का मौत हो जाता है तो उसका स्पाउस को कितना मिलता है, हाफ मिलता है, जिसको फैमिली पेंशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर सेम मिलेगा, सेम पेंशन आफ्टर द सब्सक्राइबर एंड द accumulated pension will return to the nominee thereof। उसके बाद जो नॉमिनी रहेगा उसके बाद चला जाएगा। द स्कीम एडमिनिस्टर्ड बाय पीएफआरडीए, ये जो पेंशन का जो अथॉरिटी है ना, तो उनको पीएफआरडीए है, जो कुछ नाम है। ठीक है। और हमारा एक, हमारा देश में जो नेशनल पेंशन सिस्टम है, एक उसका फ्रेमवर्क है। ठीक है। तो इस स्कीम को एडमिनिस्टर्ड किया कौन, पीएफआरडीए। ठीक है। और नेशनल पेंशन स्कीम फ्रेमवर्क के जो है, उसके हिसाब से ये बनाया गया। किनके लिए बनाया गया, इंडियन सिटीजन एट 18 to 40 विद ए बैंक अकाउंट हु आर नॉट इनकम टैक्स पेयर। ये अमीर आदमी को लोग के लिए नहीं है। अमीर आदमी लोग का पहचान क्या है, उसका इनकम ज्यादा है तो कभी इनकम टैक्स देगा। लेकिन ये स्कीम किनके लिए है, बैकवर्ड के लोग के लिए है, जो उतना कमा नहीं पाया। ठीक है। तो जो इनकम टैक्स दे पा रहा है, मतलब वो काफी इनकम करता है, उनके लिए ये नहीं है। ये किन के लिए है, जिन्होंने कभी इनकम टैक्स ही नहीं पे कर पाया जिंदगी में, और उनको मिलेगा। जिनके पास एक बैंक अकाउंट तो होना चाहिए, तब ना पैसा आएगा भाई। और कौन एलिजिबल है, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंडियन सिटीजन होगा जिनका एज 18 से 40 साल तक है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनको, ठीक है, 60 साल के बाद ये पेंशन मिलेगा। ठीक है। और इंडियन सिटीजन टू 40 विद बैंक अकाउंट हु आर नॉट इंटरफेस, उनको अगर 18 से 40 के बीच में वो कर दिया, तो उसको 60 साल के बाद ये पेंशन मिलेगा। अब ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भी है, ये डिजिटल इंडिया मिशन। इसमें तो आप ढंग से याद रखिएगा, 2015 अच्छे से, 2015 में डिजिटल इंडिया मिशन। देखो, डिजिटल इंडिया मिशन फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, 2015 से शुरू हुआ है। कौन इसका शुरुआत किए हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। विजन क्या था, ट्रांसफॉर्मिंग द नेशन इनटू डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी। है हमारा प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी का, तो बहुत पहले से ये सोच रहा है कि भाई भारत को डिजिटली स्ट्रांग करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, डिजिटली एम्पावर करने के लिए और डिजिटल जो ट्रांजेक्शन वगैरह उनको बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम लाया गया। ठीक है। और उनका मकसद क्या था, एक नॉलेज इकोनॉमी बनाएंगे भारत को। ठीक है। एक डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी बनाएंगे, और उसमें नॉलेज इकोनॉमी बनाएंगे भारत में। इसका 3 मेन पिलर है, 3 मेन पिलर के ऊपर ये स्कीम खड़ा है। कौन सी स्कीम, डिजिटल इंडिया स्कीम। ठीक है। क्या क्या 3 पिलर है, देख लेंगे। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए यूटिलिटी, मतलब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छी तरह से सोसाइटी में लागू कर दिया जाए। ऑन डिमांड गवर्नेंस, दूसरी बात हो गया, दूसरी पिलर हो गया ऑन डिमांड गवर्नेंस एंड सर्विसेज, मतलब डिमांड के हिसाब से चलेगा। जो गवर्नेंस है, सर्विसेज है भारत में, वो किस में चलेगा, डिमांड के बेसिस में चलेगा। ऐसे नहीं मनमानी जो मर्जी वो चलेगा, जनता का जो डिमांड रहेगा उसके हिसाब से चलेगा। वो कैसे होगा, अगर डिजिटल इंडिया लाएंगे तभी ना होगा।
तीसरा क्या हो जाएगा, डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन। सिटीजन जो है वो डिजिटली एम्पावर्ड हो जाएगा, उनको डिजिटल सिस्टम के बारे में नॉलेज हो जाएगा, डिजिटल जो ट्रांजैक्शन है या और भी सुविधाएं जो भी डिजिटली हम लोग को मिलता है, और उसके उसमें जो भारत का जनता है उसमें मतलब फैमिलियर हो जाएगा और उसको अच्छी तरह से यूज कर पाएगा, उसका फायदा ले पाएगा, डिजिटली अपने आप में एम्पावर्ड हो जाएगा। ये मकसद था। 3 पिलर क्या हो गया, पहला डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज यूटिलिटी, दूसरी ऑन डिमांड गवर्नमेंट एंड सर्विसेज, तीसरी डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन। एम क्या है देख लो, इम्प्रूव इंटरनेट कनेक्टिविटी, एनहांस डिजिटल लिटरेसी, मेक गवर्नमेंट सर्विसेज इजीली एक्सेसिबल टू सिटीजन्स इलेक्ट्रॉनिकली। ये था डिजिटल इंडिया मिशन। नेक्स्ट देखो, सवेरियन गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। ये स्कीम देखो अच्छा स्कीम है लेकिन उतना चर्चा में नहीं आता है। तो ये भी 2015 में लाया गया है ना, 2015। और गोल्ड से समझ रहे हो, जो गोल्ड से रिलेटेड कुछ होगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, launched by the government of India, aim to mobilize ideal gold from household and institution to be used for productive purposes। इनमें मकसद क्या था, लोग क्या कर रहा था, गोल्ड खरीद खरीद के, जो आदमी आदमी है, गरीब का कहाँ वो, लेकिन अमीर आदमी जो है वो गोल्ड खरीद खरीद के क्या कर रहा था, घर में छुपा छुपा के रख रहा है, ठीक है। तो मोदी जी ने क्या सोचा, मतलब गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि भाई लोग तो घर में छुपा छुपा गोल्ड रखे हैं, लेकिन क्यों ना उस गोल्ड को बाहर निकाला जाए। कैसे निकालेंगे, कि उन्होंने बोला कि भाई गोल्ड को जो है तुम आ, उसको यूज कर लो, उसको डिपॉजिट कर दो, ठीक है। फिर इससे क्या फायदा मिलेगा हम लोग को, गोल्ड चाहे आपके पास कोई से भी फॉर्म में है, जैसे कॉइन में है या बार है आपके पास या ज्वेलरी भी है, तो वो क्या करो, दे दो। किनको दे दो, गवर्नमेंट को दे दो, ठीक है। और उसके बदले में आप लोग को क्या मिलेगा, मतलब दे दो मतलब परमानेंटली मत दो, ऐसे दो ताकि वो गवर्नमेंट उसका यूज कर सके वो गोल्ड का। और इसके बदले में आपको क्या मिल जाएगा, आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। जैसे होता है ना जी, जैसे आप पैसा रखते हो, जैसे गवर्नमेंट का कोई बैंक हो गया, जैसे एसबीआई हो गया, अब वहां पर क्या किया, 5 लाख रुपया रख दिया, तो गवर्नमेंट क्या करता है, उस पैसा का यूज करता है, कई जगह में उसका इधर उधर होते रहते हैं। और आपको क्या फायदा, आप क्यों रखे, तो आपको पता है आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और ऐसे ही गोल्ड को भी गवर्नमेंट को दे दो, गवर्नमेंट उसका कुछ यूज करेगा जो भी करना है, तो क्या होगा, आपको उसके बदल में पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपको भी फायदा हुआ। गोल्ड भी घर घर में नहीं रहा, बाहर में आ गया। मतलब गोल्ड का क्या है, इकोनॉमी, इकोनॉमी में गोल्ड का फ्लूइडिटी हो गया, वो घर में क्या हो गया था, स्टैगर्ड हो गया था, उसकी जगह क्या होगा, फ्लूइडिटी में आ गया वो, बाहर आ गया। तो इसमें क्या होता है, इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमी जब बढ़ोगे तब इसको अच्छे से और हम लोग समझ सकते हैं कैसे क्या हो रहा है। तो लगभग इतना ही जान लो, जितना स्टेगर्ड करके घर में रखेंगे तो इकोनॉमी के लिए वो अच्छा नहीं है। जितना वो फ्लूइडिटी में रहेगा, जितना वो ट्रांजैक्शन वगैरह में वो इन्वॉल्व होता रहेगा, उतना हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छा है। तो ये मोदी जी का बहुत तगड़ी प्लान था, ये बहुत अच्छा स्कीम है। देखो क्या बोल रहा है, मोबिलाइज करना चाह रहा है, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, तो घर में तुम छुपा के ना रखो। आइडियल गोल्ड फ्रॉम हाउस होल्ड एंड इंस्टीट्यूशन टू बी यूज फॉर प्रोडक्टिव पर्पस। गोल्ड को सरकार क्या करेगा, प्रोडक्टिव पर्पस में उसको यूज करेगा। उसमें क्या होगा, रिड्यूसिंग इंडिया रिलायंस ऑन गोल्ड इम्पोर्ट। तो भाई हमारा घर का गोल्ड निकाल दो ना, सरकार को दे दो, वो काम कर ले उसमें। तो उसको इंडिया को क्या करना पड़ेगा, दूसरे देश से उसका इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा, घर में ही है, घर में छुपा के रखे हैं, बाहर इम्पोर्ट कर रहे हैं देश का। ऐसे कैसे डेवलपमेंट हो। तो देखो, इंडिविजुअल्स को डिपोजिट देयर फिजिकल गोल्ड, ठीक है। तुम्हारा जो भी फिजिकल गोल्ड है, कॉइन है, बार है, ज्वेलरी है, तुम क्या करो, उसको दे दो। और क्या करो, हाँ ऐसे नहीं परमानेंट, बाद में वापस मिल जाएंगे। और इस किसी के बीच तो 5 लाख रुपए बैंक में रखकर थोड़ी ना दे दिया, 5 लाख रुपए तो बाद में मिलेगा ही मिलेगा, तो उसके साथ इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो क्या होगा, इसमें तुम अर्न करोगे इंटरेस्ट, ठीक है। और एवॉइड लोग करना चाहिए, तुम जो लोग बैंक में रखते हैं गोल्ड, पता है आप लोग को, कई लोग के घर में आप लोग रखते होंगे, तो वहां पर लॉकर चार्ज देना पड़ता है। तो वो भी बच गया, लॉकर चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा, गवर्नमेंट अपना सिक्योरिटी में रखेगा उसको। आगे बढ़ता है, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म गोल्ड डिपॉजिट कंपोनेंट्स ऑफ द जीएमएस। जीएमएस मतलब क्या है, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, ठीक है। जीएम जीएमएस वर withdrawn by the Reserve Bank of India effective from March 26, 2025। जब अभी हाल ही में इसी साल 2025 में मार्च का 26 जो है, इसमें आरबीआई ने क्या बोला,
बोला ठीक है, स्कीम तो अच्छा चल रहा है, लेकिन क्या करेंगे हम लोग, जो मीडियम और लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट है उसको हम विथड्रॉल कर देंगे। मतलब थोड़े दिन के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए आप ये कर सकते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म कोई लोग क्या कर, मतलब लोग अब पहले जो हो रहा था मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म बहुत दिन के लिए लोग डिपॉजिट करके रख रहा था सरकार के पास गोल्ड, ये अभी उतना नहीं, उतना मतलब ये अभी बंद हो गया। आरबी आरबीआई ने इसको बैंड कर दिया कि भाई शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, लॉन्ग या मीडियम या लॉन्ग टर्म के लिए आप डिपॉजिट नहीं होगा। अभी हाल ही में 2025 में मार्च के 26 में आरबीआई ने बोल दिया। ये करंट अफेयर्स में भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं रेड करके रखा हूँ, अच्छे से देख लो। मीडियम एंड लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट कंपोनेंट्स of the GMAs, मतलब Gold Monetization Scheme, were withdrawn by the RBI, means Reserve Bank of India, effective from March 26, 2025. Next, स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया बहुत पॉपुलर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2016, ठीक है, 2016 में आया था। हम लोग 2014 वाला खत्म कर लिए, 15 वाला खत्म कर लिए, 2016 में आ चुके हैं। ठीक है, 2016 में 4 स्कीम है। देखिए, पहले पहले गया है स्टार्टअप इंडिया। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। ये क्या, इसका क्या मतलब था, फोस्टर मतलब बढ़ावा देना किसको, इंटरप्रेन्योरशिप को। ये तो आप लोग को पता भी होगा कि स्टार्टअप इंडिया का मेन मकसद ही था कि इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है ना, बिल्ड स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर स्टार्टअप एंड ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ। स्टार्टअप जितना होगा, इंटरप्रेन्योरशिप जितना अच्छा रहेगा, उतना ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उतना ही देश का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट। सरकार इसमें क्या करेगा, कोई भी स्टार्टअप करना चाहेगा तो उसको जरूर बढ़ावा देगा। उसके लिए उनको कैसे हेल्प करेगा सरकार, बाय मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट। टैक्स बेनिफिट देगा कि भाई तुम स्टार्टअप कर रहे हो ना, तो तुमको टैक्स वगैरह का टेंशन मत लेना, तुमको नहीं चाहिए टैक्स, नहीं, जैसे आपको पता होगा प्रधान प्रसारी करके एग्रीकल्चर का जो एनजीओ होता है ना, उन लोग को टैक्स वैक्स नहीं देना पड़ता है, जितना भी कमाए उनको टैक्स नहीं लगेगा। कि इसको टैक्स बेनिफिट कहते हैं। मतलब टैक्स बेनिफिट मतलब क्या है, टैक्स नहीं देना पड़ेगा, टैक्स से एग्जम्पशन मिलेगा, टैक्स से छूट मिलेगा, टैक्स से बच जाओगे। ठीक है, टैक्स से कई लोग डरते हैं ना, बच जाओगे। अब क्या होगा, मेंटरशिप एंड एंटरप्रेन्योर्स एंड इनोवेटिव बिजनेस। अब मेंटरशिप में बढ़ावा दिया जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप में बढ़ावा दिया जाएगा, इनोवेटिव बिजनेस कोई करना चाहेगा तो उसमें जरूर सपोर्ट मिलेगा फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट। की कंपोनेंट में हम देख लेंगे क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दो चार टर्म इसमें याद कर लेना क्योंकि ये स्कीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले देखो, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। ठीक है, सीड फंड स्कीम। सीड से समझ रहे हो, सीड मतलब क्या है, सीड मतलब अभी पेड़ निकला नहीं है, सीड ही है, मतलब क्या है, अर्ली स्टेज में है तुम्हारा स्टार्टअप। तो अब तुम, मतलब तुम्हारे पास बढ़िया अच्छा खासा प्लान है लेकिन पैसा उतना है नहीं, तो इसमें गवर्नमेंट क्या करेगा, तुम्हारे पास अच्छा प्लान है तो अर्ली स्टेज में गवर्नमेंट तुमको फंड देके हेल्प करेगा। तो अर्ली स्टेज मतलब क्या होता है, पेड़ में सीड, इसलिए इसको कह दिया स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। ठीक है, SISFS, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। वो अर्ली स्टेज में तुमको फंडिंग में हेल्प कर देगा। उसके बाद क्या आएगा, फंड फॉर स्टार्टअप, FFS, फंड फॉर स्टार्टअप। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा तीसरी CGSS। ये देखो CGSS मतलब क्रेडिट गारंटी स्कीम। क्या, ये सब स्कीम क्यों दिया जा रहा है, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, उनको आर्थिक तौर पे असिस्टेंट देने के लिए, और इजियर एक्सेस टू लोन्स फॉर स्टार्टिंग, ताकि तुम जो है इजीली एक्सेस कर सको लोन को स्टार्टअप के लिए, मतलब स्टार्टअप के लिए आराम से लोन ले सको, कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है by means of this scheme, that is our Startup India, very popular. It is started from 16 January 2016। ठीक है जी, की कंपोनेंट जरूर याद रख लेना, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, ठीक है, और लिस्टेड फंडिंग, फंड फॉर स्टार्टअप, ठीक है, क्रेडिट गारंटी स्कीम, ये तीन हो गया की कंपोनेंट। ठीक है, नेक्स्ट, सेतु भारतम योजना। इसमें कुछ नहीं है, सेतु मतलब ये मत समझ लेना कि गंगा सेतु, ठीक है, सेतु मतलब कोई भी ब्रिज हो सकता है ज्यादा, हालांकि इसमें कोई सेतु मतलब कोई, मतलब कोई समुंदर या कोई नदी के ऊपर का सेतु का
मतलब उतना चर्चा इस स्कीम में नहीं हुआ है। हालांकि इसमें इनका मतलब था कि भाई जो भी बड़े बड़े शहर हैं उसमें ओवर ब्रिज बना दिया जाए, ठीक है, अंडर ब्रिज बना दिया जाए ताकि वहां पर अच्छे से ट्रांसपोर्ट मेंटेन हो सके। तो होता है ना, बड़े बड़े शहर में काफी भीड़ भड़ाके होते हैं तो ऊपर नीचे ब्रिज बना देते हैं ताकि ज्यादा ट्रैफिक वगैरह ना हो, आराम से चले। ये मेन पर्पस था। और ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का स्कीम था ये। ठीक है, सेतु भारतम जोजना। ठीक है, इस मकसद क्या था? टू इंश्योर सेफ एंड सीमलेस ट्रैवल। सेफ एंड सीमलेस मतलब कि सीमलेस मतलब स्मूथ, ज्यादा आपको तकलीफ नहीं होना पड़ेगा, ट्रैफिक में खड़ा खड़ा रहना नहीं पड़ेगा ऑन नेशनल हाईवेज बाई एलिमिनेटिंग रेलवे लेवल क्रॉसिंग। क्या होता था, रास्ते के बीच बीच में रेलवे लेवल क्रॉसिंग होता था, गेट बंद हो गया तब खड़े रहो 10 मिनट। तो ये रेलवे लेवल क्रॉसिंग वगैरह में आपको खड़ा नहीं होना पड़ेगा। आपका क्या हो जाएगा, ओवर ब्रिज बन जाएगा। आप ऊपर ऊपर जाएंगे, नीचे नीचे रेल जाएगा, आपको खड़ा होना नहीं पड़ेगा। और उसमें एक और मकसद था, वीक ब्रिजेज जो भी था उनको इम्प्रूव कर दिया जाए। क्विक ब्रिजेस था, वो कभी गिर सकता है ऐसे ब्रिज जो था, नैरो ब्रिज था, छोटा मोटा ब्रिज है, उनको इम्प्रूवमेंट कर दिया जाए। ताकि जैसे मान लो दो दो लेन बना दिया, ठीक है, उनको स्ट्रॉन्ग कर दिया ताकि फिक्स वगैरह ना रहे। द प्रोग्राम एम्स टू बिल्ड रोड ओवर ब्रिज एंड रोड अंडर ब्रिज। ठीक है, ऊपर ब्रिज, रोड के ऊपर ब्रिज हो गया, ओवर ब्रिज, नीचे हो गया अंडर ब्रिज। ठीक है, टू रिप्लेस लेवल क्रॉसिंग ताकि लेवल क्रॉसिंग में खड़ा होना ना पड़े। एंड टू वाइडन रिहेबिलिटेट और रिप्लेस अप्रोक्सीमेटली 1500 ओल्ड एंड नैरो ब्रिजेस। तो इनका मकसद ये था कि 1500, मतलब मकसद नहीं तो टारगेट कह सकते हो कि भाई 1500 पुराना जो पतला पतला ब्रिज है उनको हम अच्छे से बना देंगे, बढ़िया कर देंगे, चौड़ा कर देंगे। ठीक है, कितना, 1500 ओल्ड और नैरो ब्रिज, ये इनका टारगेट था। कौन इसको शुरू किया था, इम्प्लीमेंट कौन किया था? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, MOTS इसको शॉर्ट में कहते हैं। इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर दिस इनिशिएटिव। कौन? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। नेक्स्ट, बहुत अच्छा ये स्कीम है, बहुत जरूरी है, नमामि गंगे योजना 2016। ठीक है, 16 में क्या है? 16 में मैं कितना बताया था, 4 स्कीम, 3 हम लोग देख लिए, अभी नमामि गंगे देखेंगे। इसमें क्या हुआ, इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन लॉन्च बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन 2014। मेन पर्पस क्या था? क्लीन एंड रिजुविनेट द रिवर गंगा। भाई गंगा को क्लीन रखना पड़ेगा, इसको हेल्दी रखना पड़ेगा, यही मकसद था इनका। प्राइमरी गोल क्या था? रिवर पॉल्यूशन ना हो, बायोडाइवर्सिटी रिवर में जो है वो बचे। ठीक है, अब तुम लोग को पता है रिवर डॉल्फिन, गंगा में जो डॉल्फिन देखने को मिलते हैं ना वो भी घटते जा रहे हैं। ऐसे तो मैं एक का बताया, काफी सारे जो बायोडाइवर्सिटी उसमें लॉस हो रहा है। ठीक है, और और क्या मकसद था? इंश्योर करना है कि रिवर्स का जो ओवरऑल हेल्थ है अच्छा रहे, सीवेज ट्रीटमेंट सही से किया जाए। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट मतलब कि इंडस्ट्री का जो सीवेज वगैरह जो आते हैं ना, इफ्लुएंट मतलब क्या है, इंडस्ट्री से जो निकल के आते हैं वो नदी के ऊपर आके गिरते हैं, तो उनको देखना पड़ेगा ताकि कोई टॉक्सिक हैवी मेटल वगैरह ना आ जाए। और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स किया जा रहा है कि भाई पूजा पार्वण में जो हर चीज तुम गंगा में डाल देते हो, तो ठीक है, रिलीजन रिलीजियन मतलब धर्मीय भावना से करते हो, लेकिन कई बार क्या होता है, अल्टीमेटली वो हमारा गंगा देवी को नुकसानी पहुंचाती है। हम तो करते हैं भक्ति भाव से, लेकिन कहीं ना कहीं वो नुकसान के तरफ चल जाता है आपका ये सब हरकतें। तो हम लोग को थोड़ा अवेयरनेस होना चाहिए, हम लोग को थोड़ा जानकारी रहना चाहिए कि हमको नदी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब देखो 2016 में आ गया उजाला। मैं पहले ही बताया था दोस्ती में, एक उजाला योजना, एक उजाला योजना, डबल जे आ गया तो गैस वाला हो जाएगा। ठीक है जी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, ये 2016 में आता है, ये वो एलपीजी गैस वाला है जो तुम सुनते हो। ये देखो, हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रोवाइड डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन। हम लोग को पता है, कोई भी हम गैस का कनेक्शन लेते हैं, जैसे आप नया गैस का कनेक्शन लेंगे तो अभी हम्म, जो नॉर्मल जो कनेक्शन होता है उसमें डिपॉजिट करना पड़ता है कि भाई इतना पैसा दे दो फिर आपका कनेक्शन मिलेगा। तो इसमें जो सरकारी है, इसमें सरकार ने क्या बोला, भाई डिपॉजिट नहीं लगेगा आपको,
आप डायरेक्ट कनेक्शन ले लो विदाउट एनी इनिशियल डिपॉजिट। ठीक है, किनको मिलेगा? सबको नहीं, आमिर को क्या क्यों देना है भाई डिपॉजिट फ्री? उस देंगे, हम लोग देंगे, उनका मकसद था पुअर हाउस होल्ड में इनको देंगे, क्योंकि पुअर हाउस होल्ड में लोग ये गैस को एफोर्ड एफोर्ड नहीं कर पा रहा था। तो फिर क्या होता था, वहाँ का जो वुमेन है, जो माँ बहन है पुअर हाउस होल्ड में, उनके गैस जो कनेक्शन लेगा उनके लिए डिपॉजिट फ्री कहाँ से देगा? तो गैस नहीं ले पाता था। अब चूल्हा में वो लोग रसोई मतलब जो भी है कुकिंग वगैरह चूल्हा में करता था। अब चूल्हा उस इशू जानते होंगे, बहुत आया था। एक इतिहास घर देखेंगे तो उसमें पता है कि मतलब पोल्यूशन का थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो एक एयर पोल्यूशन में एक इशू बहुत जाना जाता है, जिसको चूल्हा इशू कहते हैं। मतलब क्या है, जो गांव देहात में जो पुअर हाउस होल्ड है वो जो चूल्हा में जब रसोई करते हैं तो उससे बहुत गंदी गंदी गैस जो निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह, नाइट्रोजन का कई ऑक्साइड निकलते हैं, वो सीधे सीधे माँ बहन का नाक में जाते हैं, शरीर में जाते हैं, उनका हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए सरकार ने क्या सोचा, भाई गरीब घर का जो माँ बहन है वो तो नहीं कर पा रही है, एफोर्ड नहीं कर पा रही, तो उसको क्यों ना डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन दे दे। बहुत बढ़िया इनिशिएटिव था सरकार की ओर से। 2016 में टारगेट कर दिया सरकार ने कि भाई बोला 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन देना पड़ेगा इनको, पूरा हाउस होल्ड को। ठीक है, और क्या हुआ, बहुत ज्यादा सक्सेस मिला इस स्कीम में। क्या हुआ, टारगेट वाज एनहांस टू 8 करोड़। फिर सरकार बोला ठीक है, पहले बोला तो 5 करोड़, अब ये बोल रहा हूँ कि 8 करोड़ को दे दो। 8 करोड़ जो पूरा हाउस होल्ड है उनका, माई बहन को डिपोजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन दे दो। ये ये टारगेट बना लिया सरकार ने। और क्या हुआ पता है, उसको अचीव भी हो गया। 7 महीना पहले अचीव हो गया, 2019 में 7 सितंबर को। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब और 7 महीने, मतलब और 7 महीने टाइम था। सरकार ने जो टाइम दिया था, बोला भाई फलाना महीने में, फलाना महीने के अंदर तुम 8 करोड़ कंप्लीट कर दो। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जो भी टारगेट दिया था, जैसे फलाना महीने का टारगेट दिया था, तो उसका 7 महीना पहले ही टारगेट कंप्लीट हो गया। कब हो गया था? 7 सितंबर 2019 को। इसीलिए बोल रहा है, which has been achieved on 7 September 2019, 7 months ahead of the target। 7 मंथ पहले ही खत्म हो गया, जो टारगेट दिया था 8 करोड़ का वो कंप्लीट हो गया। बहुत अच्छे से ये स्कीम सक्सेस मिला, बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। ये भी बहुत पॉपुलर स्कीम है। और इसमें अब 2016 कंप्लीट हो गया। अब हम और 3 स्कीम पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें आ गया, हम लास्ट में आ ही गए हैं। 3 स्कीम और बच रहा है। एक ये है आयुष्मान भारत, जो कि 2018 में आया है। आयुष्मान भारत कब आया है? 2018 में। इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम एम्ड एट अचीविंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। आयुष्मान भारत, आयु से समझ रहे हो, हेल्थ का कुछ होगा। इसमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मिल रहा था, हेल्थ केयर मिल रहा था किनको? वल्नरेबल पॉपुलेशन, जिन लोग तो वही बैकवर्ड वाले जो भी हैं, जिनके पास उतना फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, वल्नरेबल पॉपुलेशन है, तो उनके लिए हेल्थ केयर मिल जाए। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। 2 मेजर कंपोनेंट था, याद रखिएगा, एक है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स और एक है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। 2 पार्ट में ये स्कीम था। ठीक है, क्या बोला, आयुष्मान भारत योजना के अंदर 2 मेजर मेजर कंपोनेंट था। एक था हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, HWC, ये था हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। और एक है क्या है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसमें क्या मिलेगा, ये जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, इसमें तुमको प्राइमरी केयर, थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम हो गया, छोटा मोटा दिक्कत, उसमें प्राइमरी केयर तुमको यही मिल जाएगा। कहाँ? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो इसका, ये जो स्कीम का जो बहुत चर्चा में था जो पार्ट, ये है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें क्या हो रहा था, हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा था। कितना? 5 लाख रुपया पर फैमिली पर ईयर। ठीक है, एक फैमिली को एक साल में 5, ठीक है, एक फैमिली को एक साल में 5 लाख का, कितना? 5 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ ₹5 लाख पर फैमिली एनुअली फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर। सेकेंडरी टर्शियरी मतलब ये हो गया प्राइमरी केयर, छोटा मोटा कुछ बड़ा लफड़ा हो जाए, सेकेंडरी टर्शियरी केयर का जरूरत है आपको, तो आपको 5 लाख मिलेगा पर फैमिली एनुअली। और उसमें और क्या सुविधा मिलेगा? कैशलेस ट्रीटमेंट का सुविधा मिलेगा।
कैशलेस ट्रीटमेंट इन पब्लिक में, प्राइवेट में। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको पब्लिक यानी गवर्नमेंट होम हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके भी आपका जो है इसका एक कार्ड आता है, कार्ड वगैरह दिखा के अपना कैशलेस ट्रीटमेंट का सुविधा ले सकते हैं। 2022 में लॉकडाउन के जो दौर चल रहा था उसी टाइम ये अग्निपथ योजना आया था। आप लोग अग्निवीर का चर्चा सुने होंगे, न्यूज में पढ़े होंगे। तो ये अग्निपथ स्कीम आया था। इसमें एक रिक्रूटमेंट पॉलिसी था इंडियन आर्म फोर्स में। कहाँ पे? इंडियन आर्म फोर्स में। इंडियन इसमें क्या किया था, इंडियन गवर्नमेंट क्या सोचा था कि भाई रिक्रूटमेंट दे देंगे किनको? यूथ को। कहाँ दे देंगे रिक्रूटमेंट? इंडियन आर्म फोर्स में। इंडियन आर्म फोर्स मतलब क्या आएगा उसमें? आर्मी आएगा, नेवी आएगा, एयरफोर्स भी आ जाएगा। कितने दिन के लिए देंगे? 4 ईयर के लिए देंगे। 4 ईयर के लिए रिक्रूटमेंट दे देंगे। और जो भी इसमें रिक्रूट होगा उनको बोल देंगे अग्निवीर। क्या बोल देंगे? अग्निवीर। कौन एलिजिबल होगा? एज कितना रहेगा? 17.5 से लेकर के 23 तक। 17.5 से 23 साल का उम्र का कोई लड़का होगा, ठीक है जी, वो कोई कैंडिडेट होगा तो उनको मिल जाएगा ये अग्निवीर होने का मौका। उसमें वो क्या करेगा? मिलिट्री में जाएगा, उनको ट्रेनिंग दिलवा जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? वो उनको मिलेगा एक सेवा निधि पैकेज। इंपॉर्टेंट है, आ जाता है पेपर में कि भाई सेवा निधि पैकेज जो है कौन सा स्कीम में मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम इंक्लूड सेवा निधि पैकेज। फिर 4 योजना का नाम दे देगा। अब देखो, सेवा निधि से तुमको पता भी नहीं चलेगा भाई कौन सा स्कीम हो सकता है। पता चल रहा है सेवा निधि पैकेज? जिन्होंने पढ़ा होगा, वीडियो अच्छे से देखा, उनको ही पता चलेगा कि भाई सेवा निधि मतलब पैकेज मतलब क्या हो गया? अग्निपथ योजना। तो क्या हुआ? मिलिट्री ट्रेनिंग उनको मिला ही, उसके साथ क्या मिल गया? सेवा निधि पैकेज मिल गया। और उनको और सीखने को क्या मिल गया? नया नया स्किल सीखने को मिल गया, एम्पावर्ड विद स्किल्स। अब ये क्या कर सकता है? 4 साल का तो हाँ ट्रेनिंग जैसा वो हो गया, पैसा भी मिला, सैलरी मिला। इसके बाद वो क्या करता है, कर सकता है, वो ट्रेनिंग का फायदा ले सकता है। कैसे? सिविल सोसाइटी में नॉर्मली जो है उन पे करियर कहीं पे कुछ वो मतलब योगदान कर सकते हैं, यहाँ पर करियर बना सकते हैं इन सिविल सोसाइटी। और कुछ को जो है वो मतलब परमानेंट कैडर में भी सुविधा मिल जाएगा। जैसे उनमें आर्मी में, आर्म फोर्स में जरूरत होगा तो इनमें से कई लोग को क्या करेगा, डायरेक्ट उसमें परमानेंट रिक्रूटमेंट भी मिल जाएगा कि भाई तुम हाँ आर्मी में ही रहो, तुम यहाँ काम करो। उनको वो सुविधा भी मिल जाएगा। सम हैविंग एन ऑपरेशन टू जॉइन द परमानेंट कैडर बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन। अगर जरूरत होगा तो वहाँ पे परमानेंट अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगा परमानेंट कैडर में। कहाँ? इंडियन आर्म फोर्स में। ठीक है। नेक्स्ट, ये आज हमारा लास्ट योजना है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, धनलक्ष्मी योजना। ये 2008 में आया था, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे कवर कर दिए हैं। ये धनलक्ष्मी योजना जो है ये हमारा बीजेपी सरकार का स्कीम नहीं है। ये बहुत पहले आ गया था, 2008 में आ गया था, तब कांग्रेस का सरकार था। ठीक है, उसी टाइम का ये धनलक्ष्मी योजना चल रहा था। तो ये लोग ने सोचा होगा, नया सरकार आई तो सोचा होगा पुराना सरकार का स्कीम क्यों रखे हम अपना स्कीम चलाएंगे, हम पैसा देंगे, हम नाम होगा उनका। क्या मतलब? मतलब ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। तो ये स्कीम को 2013 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, कि भाई स्कीम को कब डिसकंटिन्यू, धनलक्ष्मी योजना जो था 2008 में आने वाला, वो कब डिसकंटिन्यू हो गया? 2013 में। तो इसमें क्या हो रहा था, इसमें कंडीशनल कैश ट्रांसफर प्रोग्राम था फॉर गर्ल्स। गर्ल्स के लिए ये योजना था। ठीक है, क्या था ये? कंडीशनल कैश ट्रांसफर प्रोग्राम फॉर गर्ल्स। ठीक है, गर्ल्स का योजना था ये। इनमें फाइनेंशियल इंसेंटिव इंश्योरेंस दिया जाता था ताकि गर्ल्स का जो है बर्थ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, उनका बर्थ, उनका रजिस्ट्रेशन, उनका इम्यूनाइजेशन, एडुकेशन, ठीक है, इन सब में उनको सुविधा मिले और उनको चाइल्ड मैरिज ना हो जाए। ठीक है, कम उम्र में चाइल्ड मैरिज उनको ना हो, इसलिए ये स्कीम था। हालांकि इसका सारे सब्सिट्यूट स्कीम बाद में आ गया। ठीक है, हर चीज के लिए एडुकेशन वगैरह जो भी है, इम्यूनाइजेशन वगैरह के लिए अलग अलग नया 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 स्कीम आ गया।
ठीक है। ऐसे नहीं है कि स्कीम बंद हो गया मतलब ये सुविधा भी नहीं मिल रहा है, मिल तो रहा है। और स्कीम का दूसरा नाम हो गया, नया सरकार आके नया नाम में नया स्कीम चालू कर दी, इसको रोक दिया। ठीक है। देखो, इंडियन मिनिस्ट्री शुरुआत कौन कहता है? जाहिर सी बात है, वुमेन मतलब दास में वुमेन का मिनिस्ट्री करे ना जी। मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का शुरुआत किया था। इम्प्लीमेंटेड ऑन पायलट बेसिस इन सिलेक्टेड बैकवर्ड ब्लॉक्स। ठीक है, ज्यादातर स्कीम का मकसद ही होता है बैकवर्ड को आगे बढ़ाना। बैकवर्ड ब्लॉक्स में इनको शुरू किया गया। ठीक है। और इसको 2013 में रोक दिया गया। और कारण क्या बताया गया? बोले भाई साहब, ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, हम पैसा लगा रहे हैं, लेकिन हालांकि हम देख रहे हैं कई सारा स्टेट जो है उनमें हमसे बेहतर बढ़िया स्कीम चल रहा है। तो स्टेट वाले ही बढ़िया स्कीम हमसे दे रहा है, तो हमका ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ये स्कीम का क्या जरूरी है, हम बंद कर देते हैं। मतलब ऐसे बोल के रीजन ये दिखाया गया। क्या दिखाया गया? क्या बोला गवर्नमेंट ने? बोला मेनी स्टेट गवर्नमेंट हैड ऑलरेडी लॉन्च देयर ओन मोर अट्रैक्टिव प्रोग्राम फॉर गर्ल्स। बोला अच्छा अच्छा, अच्छी खासी प्रोजेक्ट तो स्टेट गवर्नमेंट चला रहे हैं, तो इसका क्या मतलब? बंद कर दिया कब? 2013 में। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं एक स्लाइड में सारा जो इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं उनको एक स्लाइड में लाया हूँ। और ये भी याद रख लोगे तो कुछ हद तक काम तो बन ही जाएगा। लेकिन हालांकि डिटेल क्वेश्चन आएगा तो तुमको जो डिटेल थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन साल मतलब ईयर से डायरेक्ट, सन से डायरेक्ट पूछ देता है। तो इसका काम तुमको यही एक स्लाइड से बन जाएगा। ठीक है। तो इसको तो बहुत अच्छे से याद कर लेना। ठीक है। 2014 में क्या है? 5 स्कीम आया था। 15 में सबसे ज्यादा 9, 16 में 4, और ये लास्ट में ये 3, ये अलग से है। ठीक है। तो कितना जो मतलब इस पूरा वीडियो में मैंने 21 जो है स्कीम कवर किए हैं। ठीक है। 9 यहाँ हो गया, 5 14, 4 18, 19, 20, 21। ठीक है। 21 स्कीम है यहाँ पर। 5 स्कीम है 2014 में। देखो कैसे याद करेंगे। देखो, 5 जो स्कीम है 2014 में, इसमें क्या आ जाएगा? 2 बड़ा बड़ा स्कीम, स्वच्छ भारत बहुत बड़ा स्कीम, मेक इन इंडिया बहुत बड़ा स्कीम, याद कर लिए। स्वच्छ भारत से मिलता जुलता है कौशल भारत। ठीक है जी, कर लिए। अब भारत भारत का ही चल रहा है, भारत इंडिया भारत ऐसा ही चल रहा है। तो भारत का जनता के बारे में कुछ सोच लेते हैं, ताकि उसका धन में बढ़ावा हो, जनधन। भारत का श्रमिकों को प्रणाम करते हैं, श्रमामे जयते। ठीक है, 5 याद कर लिए। अब यहाँ आ जाओ, 15 में आ जाओ। बेटी से 2 कर लेंगे पहले याद, बेटी बचाओ सुकन्या। ठीक है भाई। अब अमीर लोग का 2 चीज होता है, क्या होता है? गोल्ड होता है, मुद्रा होता है उनके पास, मुद्रा गोल्ड। ठीक है जी। अब 2 बीमा का नाम याद कर लेते हैं, सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा। ठीक है। अब आ जाएगा, अब बच गया, अभी भी 3 बच रहे हैं हमारे पास, है ना? उजाला, अटल पेंशन योजना, और डिजिटल इंडिया। ये अटल पेंशन योजना जो है, ये तो अच्छे से अलग से याद कर के रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2015 में आया था अटल पेंशन योजना, पेंशन पी से 15। ठीक है। पेंशन पी से 15, 2015, इसको अलग से रख लो। अब दो दो चीज देखो, एक है डिजिटल इंडिया, एक है स्टार्टअप इंडिया। एक है उजाला, एक है उज्जवल। तो उजाला एक जे है, तो हो गया 2015 में। उज्जवला 2 जे है, तो हो गया 16 में। अब डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, पहले भाई डिजिटाइज होगा, कंप्यूटर रहेगा तब ना स्टार्टअप करेंगे क्या? और पहले डिजिटाइज्ड होगा तब ना स्टार्टअप में अच्छे से कर पाएंगे। तो डिजिटल इंडिया आ गया पहले 2015 में, स्टार्टअप इंडिया आ गया 2016 में। अब 2 नदी वाला काम खत्म कर लेते हैं 2016 में, गंगे को नमन कर देते हैं 2016 में, और सेतु भी बना देते हैं। नदी का बात चल रहा है तो सेतु, हालांकि स्कीम में नदी वाला सेतु का चर्चा नहीं हुआ है, फिर भी हम अभी याद करने के लिए गंगे का बात कर ले हैं, तो सेतु का भी बात कर ही लेते हैं। सेतु भारतम वो भी 2016 में आ गया। ठीक है। अब ये 3 अलग से, ये तो हमको पता ही है, 2022 में लॉकडाउन में हम जब घर में सोए थे तभी अपनी बताया था।
2018 में आयुष्मान भारत इम्पोर्टेंट है, 2008 में धनालक्ष्मी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं जल्दी जल्दी। 2014 में क्या क्या आया था सबसे बड़ा? मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत बोल दिया था, तो कौशल भारत भी बोल ही देते हैं। अब इंडिया इंडिया का बात चल रहा है तो जनधन, इंडिया का जनधन का भी सोच लेते हैं, और श्रमिक लोग को प्रणाम कर देते हैं, श्रम विजय थे। ठीक है, 2015 में पहला दो बेटी बचाओ सुकन्या, फिर दो मुद्रा गोल्ड। ठीक है, फिर दो बीमा बोल देते हैं, सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, अटल पेंशन योजना 15 तो याद ही है हम लोग को। अब एक जे है तो 2015, दूसरा जो जे आएगा तो 2016 में बोल देंगे। डिजिटल इंडिया आ गया 2015, स्टार्टअप इंडिया हो गया तो 2016। अब 2016 में और दो बच गया, क्या क्या? नमामि गंगे, गंगे को नमन कर लेते हैं, और सेतु में सेतु भी बना देते हैं, सेतु भारत खत्म। 2022 में अग्निपथ, 2018 में आयुष्मान भारत, 2008 में धनलक्ष्मी खत्म। तो ये था जो इम्पोर्टेंट सेंट्रल इंडिया का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी स्कीम था, सारा हम लोग इसमें डिस्कस कर लिए हैं। मेमोरी ट्रिक भी बता दिए हैं, ताकि कम से कम ईआर तो एटलीस्ट याद हो ही जाए। और ये वीडियो एक बार कोई देख लेगा तो उसको स्कीम का जो मैटर है, जो भी स्कीम में मतलब मूल मतलब इसका मेन पर्पस क्या है हर स्कीम का, वो तो याद रह ही जाएगा। एक बार वीडियो देख लेगा तो स्कीम का मेन पर्पस भी याद रह ही जाएगा, और लास्ट का स्लाइड को याद रख लेगा तो उसको सन भी याद हो गया। तो मेन मेन जो सेंट्रल इंडिया का जो स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम है, वो तो तुम्हारा हो ही गया। उससे रिलेटेड कोई एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं, ये बिल्कुल पक्का है। और ये जो है हमारा जीके भंडर यूट्यूब चैनल का बहुत मेहनत से ये बनाए हैं, और उम्मीद है कि ये आप लोगों को काम में आएगा। ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए, चाहे वो हिस्ट्री रिलेटेड हो, जियोग्राफी रिलेटेड हो, करंट अफेयर्स रिलेटेड हो, साइंस रिलेटेड हो, जो भी मतलब जनरल स्टडी का मतलब जो होता है, जनरल नॉलेज का मतलब जो होता है, तो सारा हम जीके वेंडर यूट्यूब चैनल में कवर करते हैं। तो इसलिए जीके वेंडर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो बहुत मेहनत से बनाए हैं, इसको अच्छा लगा है, कोई काम में आया है, तो जरूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू ऑल।